Everyone, welcome back to the IELTS beginner classes by Sampan Institute. As we have already covered some of the few categories of writing task 2 in the previous two videos, I hope you check out those videos beforehand, and now we are going to cover the remaining categories. So everyone, we have already covered some of the few categories that were advantages and disadvantages, do advantages outweigh disadvantages, cause and solution, problem and solution, cause and effect. Now we are going to discuss, do you agree or disagree, to what extent do you agree or disagree, give your opinion, discuss both views and give your opinion in this particular video. So everyone, let's delve into our writing task. Do you agree or disagree? So the statement here is, some people think that human needs for farmland, housing and industry are more important than saving land for endangered animals. कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जो ह्यूमन की ज़रूरतें हैं उसको फार्म लैंड के लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए, उसके घर के वास्ते, उसकी इंडस्ट्री के वास्ते वो उसकी ज़रूरतें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किससे कंपैरेटिवली। अगर हम ज़मीन अपनी सेव कर कर रखें, इंडेंजर्ड एनिमल के वास्ते ज़मीन को सेव करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ह्यूमन की जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनको फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है। डू यू अग्री और डिसअग्री? आप इसके साथ अग्री कर रहे हो कि आप इसके साथ डिसअग्री कर रहे हो? सो अभी उन्होंने क्या पूछा है, आपका खुद का ओपिनियन पूछा कि आपको क्या लग रहा है कि ये ह्यूमन जो इतना सेल्फिश हो रहा है ये ठीक है कि नहीं ठीक है। सो अभी हम अपना ओपिनियन यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो अपनी इंट्रो लाइन लिखनी है, विच इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैनकाइंड आर प्रोलिफरेटिंग डे बाय डे, कि जो जरूरतें हैं ह्यूमन की वो इंक्रीज हो रही हैं दिन ब दिन। एज अ रिजल्ट, a section of society claims that the demand for agricultural land, residential area, and industries is way more superior than land preservation for threatened wildlife. So जो ये हमारा क्वेश्चन गिवन था हमने उसमें से वर्ड्स चेंज कर दिए। कुछ लोग ऐसे बिलीव करते हैं, अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्लेम दैट, सम पीपल थिंक की जगह पर हमने ये लिख दिया दैट डिमांड फॉर एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पर लिखा है नीड्स फॉर फार्म लैंड, हमने कर दिया डिमांड फॉर एग्रीकल्चर लैंड, हाउसिंग को कर दिया रेजिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्री को इंडस्ट्रीज कर दिया, इज वे मोर सुपीरियर, मोर इंपॉर्टेंट को हमने कर दिया इज वे मोर सुपीरियर, वो सबसे ज्यादा अच्छी है देन किसके कंपैरेटिवली, सेविंग लैंड को हमने कर दिया लैंड प्रिजर्वेशन फॉर थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर इंडेंजर्ड है हमने उसको थ्रेटेंड कर दिया, एनिमल्स को वाइल्ड लाइफ कर दिया। तो ये हमने कर दिया अपने टास्क की स्टेटमेंट को पैराफ्रेज। नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द थीसिस एवरीवन। अभी उन्होंने डू यू पूछा, दैट मीन्स कि उन्होंने मेरा ओपिनियन यहाँ पर पूछा है। आई एम गोइंग टू राइट डाउन माई थीसिस इन द फॉर्म ऑफ एन ओपिनियन, वेयरएज आई बिलीव, मुझे क्या लगता है, दैट as population all around the world is rising due to which needs for extra land increase, कि मुझे लगता है कि जैसे जैसे पूरी दुनिया में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उनकी जो जरूरतें हैं वो भी बढ़ रही हैं एक्स्ट्रा लैंड के वास्ते। येट फिर भी I do not support the viewpoint of ignoring and exploiting the habitat of animals. मुझे पता है कि ह्यूमन की जरूरतें बढ़ रही हैं और हमें उनको पूरा करना चाहिए, लेकिन मैं ये इस पॉइंट के साथ बिल्कुल अग्री नहीं कर रही कि जो वो हम कह रहे हैं कि लैंड को आप सेव ही ना करो एनिमल के वास्ते, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। आई डू नॉट सपोर्ट दिस व्यू कि हमें उनके हैबिटेट को, उनको एक्सप्लॉइट करना चाहिए और हमें इसको इग्नोर करना चाहिए, इसके साथ मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करती। सो ये एवरीवन मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया जी ओपिनियन। मैंने क्या बोला, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन हमें सेव भी करना पड़ेगा। सो आई एम फॉलोइंग एवरीवन हियर 50-50 अप्रोच। व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम फॉलोइंग द 50-50 अप्रोच। 50-50 अप्रोच एवरीवन इज कि 50% मैं इसके साथ भी अग्री कर रही हूँ, 50% मैं इसके साथ भी अग्री कर रही हूँ। इसमें हो क्या रहा है, आधे पॉइंट्स में इसमें ऐड ऑन कर दूंगी अपने कि हम ह्यूमन के वास्ते क्यों लैंड सेव करें, आधे पॉइंट्स में इसमें सेव करूंगी कि हाँ हमें एनिमल्स के वास्ते क्यों ये लैंड को सेव करना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू डू दैट ऑल इन दिस थिंग। लेकिन फिर भी हम ये भी चीज देखेंगे कि हाँ ये कैसे मेरा टास्क जो है वो बैलेंस हो पाएगा। सो एवरीवन लेट्स मूव टू द BP1। इनिशियली वाइल्ड लाइफ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बायोडाइवर्सिटी। पहले तो जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी के वास्ते, वो हमारी अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, इसका एक फैक्ट है, इसका एक कारण है, दैट प्रेजेंस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड एनिमल्स मेंटेन द बैलेंस इन इकोसिस्टम। अगर फॉरेस्ट और एनिमल्स प्रेजेंट है ना तो हमारे इकोसिस्टम क्या होएगा, बैलेंस होके रह जाएगा। बिसाइड्स, इसके साथ साथ इफ ह्यूमन एक्सप्लॉइट इट, अगर तो ह्यूमन इसको खत्म कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है
फॉर हिज ओन बेनिफिट्स, अपने खुद के बेनिफिट के वास्ते, खुद की सेल्फिशनेस के वास्ते, देन न्यूमरस रेपरकशंस विल अराइज, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। टू एग्जाम्पलीफाई, इसकी एग्जाम्पल है, it will be hard to control excessive concentration of greenhouse gases, especially CO and CO2। so इससे क्या हो जाएगा, जो अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स को किल कर देंगे, उनके वास्ते लैंड ही नहीं सेव करके रखेंगे, सो जो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ग्रीन फील्ड्स हेल्प टू प्योरीफाई द एयर इन वेरियस वेज, जो हमारे पास ट्रीज होते हैं, जो ग्रीन फील्ड होती है, वो हमारे एयर को प्योरीफाई करती है। बट इन देयर एब्सेंस, लेकिन अगर वो हमारे पास मौजूद नहीं होंगी, द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स विल ऑल्सो बी इन थ्रेट। सो वो क्या है, ह्यूमन खुद ब खुद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो तो डेंजर में चले जाएंगे। व्हाट इज मोर, इसके साथ साथ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर पार्ट ऑफ फूड चेन, बर्ड और एनिमल तो फूड चेन का पार्ट है, एंड एनी डिस्टर्बेंस इन इट कैन हैव हार्मफुल इम्पैक्ट, और अगर हमने इसमें डिस्टर्बेंस कर दी तो हार्मफुल इम्पैक्ट तो हमें फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। दिस clearing all the land of forest which is shelter of wildlife may not be advantageous for the growth of human। so अगर आप बोल रहे हो कि हमें सारे के सारे फॉरेस्ट को क्लियर कर देना चाहिए ह्यूमन को लैंड प्रोवाइड करने के लिए, तो ये हमारे लिए एडवांटेजियस नहीं होएगा, ये पॉजिटिव नहीं होएगा, इससे नेगेटिव रेपरकशन जरूर आएंगी। सो इससे मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने टास्क के साथ डिसअग्री कर दिया 50%। मैंने बोला कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो, लैंड को प्रोटेक्ट करो, ताकि हमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। नाउ आई हैव टू मूव एवरीवन टू द BP2, जिसमें मैं लिखने वाली हूँ कि ह्यूमन के वास्ते ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव टू द BP2। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड में, टू फुलफिल द ग्रोइंग नीड्स ऑफ मैनकाइंड, अगर हम ह्यूमन की डिमांड्स को फुलफिल करना है अगर हमने, इट इज इम्पेरेटिव टू कंस्ट्रक्ट मोर हाउसेज, हमें और भी ज्यादा हाउसेज तो कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, और हमें फार्मलैंड की भी जरूरत पड़ेगी। टू बी मोर एक्यूरेट, अगर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊं इसके बारे में, as the human population is rising, जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, the demand for food and other sources also become evident। फूड की भी डिमांड इंक्रीज हो रही है, रिसोर्सेज की भी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, और वो हमें एविडेंट है, वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना हैव ग्रेटर पॉपुलेशन, इंडिया और चाइना में बहुत पॉपुलेशन है, एंड दस रिक्वायर इनोवेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और उसको एग्रीकल्चर के वास्ते भी न्यू न्यू टेक्निक्स चाहिए, एंड इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्ट्स टू मेक द सर्वाइवल बेटर, और उसको अच्छे प्रोडक्ट्स भी चाहिए ताकि वहां पर रहने के लिए हम अच्छे तरीके से रह सकें। नो डाउट डेवलपिंग दीज सेक्टर्स फॉर मासेस विल हैव सम साइड इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम, कि अगर हम ह्यूमन के जो फैसिलिटीज हैं, उनकी कंडीशंस को अगर हम इम्प्रूव करते हैं, नो डाउट उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इकोसिस्टम के ऊपर, बट देयर मस्ट बी सम बैलेंस और मिड वे टू एड पीपल विद बेटर लिविंग कंडीशंस। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लोगों को अच्छी कंडीशंस मिले रहने के लिए, तो हमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, हमें इन्वायरमेंट को भी सेव करना पड़ेगा, लेकिन हमें ह्यूमन के वास्ते फैसिलिटीज को भी और बढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो हमने क्या कर दिया, BP2 ह्यूमन के ऊपर लिख दिया कि ह्यूमन के वास्ते लैंड क्यों इंपॉर्टेंट है। नाउ एवरीवन लेट्स मूव टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन में अगेन मेरा ओपिनियन ही दोबारा आएगा। इन द फाइनल एनालिसिस, लास्ट में हम ये बोल रहे हैं, although human has always thought about himself, but yet now a collaborative effort for both human and wildlife species is necessary। कि नो डाउट ह्यूमन ने हमेशा अपने बारे में ही हमेशा सोचा है, लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इकट्ठे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हमें कोलैबोरेटिव एफर्ट करना पड़ेगा, ह्यूमन को सेव करने के वास्ते भी, ह्यूमन के लिए सेव लैंड सेव करने वास्ते के भी, और वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के लिए लैंड सेव करने के वास्ते भी। Eliminating large area of forest cannot be solution। अगर हम large forest को ही खत्म कर देंगे, eliminate कर देंगे, तो वो हमारा solution नहीं हो सकता। As automatically the impact will come to the human again। क्यों? क्योंकि human के ऊपर ही दोबारा से वो सारा का सारा जो impact है वो पड़ जाएगा। सो हमें forest को save करना पड़ेगा। Hence a balance should be there and wildlife should be protected at any cost। so हमें इन सभी चीज़ों में बैलेंस करना पड़ेगा, और जो वाइल्ड लाइफ है उसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा किसी भी कॉस्ट पे। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने अपना अग्री और डिसअग्री टास्क लिख दिया। डू यू और अग्री और डिसअग्री में आप 100% भी लिख सकते थे, लेकिन द थिंग इज जब हम 100% ये टास्क लिखते हैं ना, BP1 भी अग्री के ऊपर, BP2 भी अग्री के ऊपर, या BP1 भी डिसअग्री, BP2 भी डिसअग्री के ऊपर, तो वो क्या जाता है, या तो हमारे पॉइंट्स रेपिटेशन हो जाती है, या हमारी वोकैबुलरी की रेपिटेशन हो जाती है, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा पॉइंट्स तो होते नहीं कि हम दोनों में लिख पाएँ। सो वी कैन ऑलवेज फाइंड फॉलो द मिड ग्राउंड। हम क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ कर सकते हैं, हम अग्री भी कर सकते हैं और हम डिसअग्री भी कर सकते हैं। तो हमें हमारी थीसिस में भी क्लैरिटी शो करनी पड़ेगी, और फिर हम BP1 और BP2 अग्री और डिसअग्री के ऊपर बना सकते हैं।
अभी ऐसा ही डिटो एक और टास्क है, वो हमारा है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। उसमें एक बेसिक सा फर्क है। जैसे आपने फर्स्ट जो राइटिंग टास्क 2 की वीडियो देखी होगी, उसमें हमने क्या था ना, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। वैसा ही एवरीवन हमारे पास एक टास्क होता है विच इज टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। आप किस हद तक अग्री या डिसअग्री कर रहे हो। जैसे हमने आउटवे वाले टास्क में लिखा था, इस टास्क में हम वैसे करते हैं। BP1 में हम 70% लिखते हैं। अगर तो उन्होंने पूछा टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, आपको बताना पड़ेगा किस हद तक आप अग्री कर रहे हो। अगर तो आपने ज्यादा अग्री किया तो आपको 70% अग्री के ऊपर और फिर आपको 30% डिसअग्री के ऊपर लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स अगेन सेम, आपको 3 पॉइंट्स BP1 में, 2 पॉइंट्स BP2 में लिखने पड़ेंगे। सो दिस इज अ वे वी राइट डाउन एंड टू व्हाट एक्सटेंट अग्री और डिसअग्री टास्क। और डिट्टो सेम वे में ही लिखते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। The recent popularity of online shopping will result in end of high street shops। कि जो ऑनलाइन शॉपिंग की पॉपुलैरिटी इतनी इंक्रीज हो रही है, सो जो हमारे स्ट्रीट शॉप्स होती हैं वो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएंगी। टू वट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, आप इसके साथ कितना ज्यादा अग्री या डिसअग्री कर रहे हो। सो हमने अभी अपना राइटिंग टास्क लिखना है। पहले जर्नल लाइन आएगी, विद द एडवेंट इन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो जा रही है, एवरीथिंग हैज बिकम कंप्यूटराइज, सब कुछ एकदम कंप्यूटराइज्ड हो गया है। एंड शॉपिंग इज नो लेस, शॉपिंग इससे कम नहीं है, शॉपिंग भी बहुत ज्यादा कंप्यूटराइज्ड हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। However, this improvement has been questioned by some individuals, लेकिन इस improvement के ऊपर कुछ लोगों ने क्या किया जी, कुछ लोगों ने किया जी questions by as they believe, क्यों, क्योंकि वो कुछ सोचते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग कैन हॉल्ट द सेल्स ऑफ शॉप्स ऑल टुगेदर, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग ही करेंगे तो उससे क्या होएगा, जो शॉप्स की सेल है वो खत्म हो जाएगी, वो हॉल्ट हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अभी मेरा आ गया जो ओपिनियन, येट आई कंकर दैट, कंकर का मतलब होता है एवरीवन बिलीव, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे कैसा लगता है, that no doubt shopping for from internet is getting popular, कि no doubt ऑनलाइन शॉपिंग बहुत पॉपुलर हो रही है, but the traditional mode of buying will not disappear, लेकिन जैसे हम शॉप से हमेशा प्रोडक्ट्स बाय करते थे वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, वो डिसअपियर तो नहीं हो सकता। सो हमने क्या किया, मैं इसके साथ भी अग्री कर रही हूँ, लेकिन मैं ये भी चीज बोल रही हूँ, दैट मींस आई एम गोइंग टू फॉलो 70-30 अप्रोच। मैंने 70% लिख देना कि ई शॉपिंग, जो ऑनलाइन शॉपिंग हम कर रहे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, और मैंने 30% लिखना है कि ऑफलाइन मेथड जो हम हाई स्ट्रीट शॉप से बाय करते हैं वो भी क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है। So we are going to follow that 70-30 approach in here. Let's move to the BP1. On the one hand, e-shopping has proved to be highly beneficial. पहले तो जो ई शॉपिंग है, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग है, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है इन दिस करंट एरा, आज के टाइम में, बिकॉज इट इज टाइम सेविंग। क्यों, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाता है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ, एज पीपल नाउ डेज आर बिजी इन देयर वर्क, आजकल लोग अपने काम में बिजी हैं, ड्यू टू ऑक्यूपेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्यों, क्योंकि उनके पास बहुत सारी उनके जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एंड हैव लिमिटेड टाइम फॉर शॉपिंग, उनके पास शॉपिंग करने के लिए बहुत ही कम टाइम होता है। एज अ रिजल्ट, जिसके कारण ई शॉपिंग हैज बिकम अ कन्वीनियंट मोड, सो उनके वास्ते ई शॉपिंग ही सबसे क्या है, एक कंफर्टेबल मोड जो है वो बन गया है, एज दे कैन सिट इन द कंफर्ट ऑफ द होम एंड ऑर्डर ऑनलाइन, क्यों, क्योंकि वो आराम से घर पर बैठकर सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट इज मोर, इसके साथ साथ परचेजिंग फ्रॉम ऑनलाइन रेंडर वेराइटी, वाइड वेराइटी ऑफर्स एंड मल्टीफेरियस ब्रांड्स टू चूज द परफेक्ट आउटफिट। अगर हम परचेज करेंगे ऑनलाइन मोड से तो उससे हमें कुछ मिलेगा, रेंडर होएगा, प्रोवाइड होएगा, हमें क्या मिलेगा जी, वाइड वैरायटी मिलेगी, ऑफर्स मिलेंगे, और बहुत सारी हमारे पास ब्रांड्स होंगे जिसमें से हम एक अपनी परफेक्ट आउटफिट को चूज कर सकते हैं। मासीज कैन सर्फ डिफरेंट वेबसाइट्स, लोग अलग अलग वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं, कंपेयर प्राइजेस, अलग अलग प्राइजेस कंपेयर कर सकते हैं, एंड गेट डिजायरेबल कमोडिटी इन वन क्लिक। फिर वो क्या कर सकते हैं, एक ही क्लिक में अपना जो एक उनको चाहिए थी, एक ड्रेस चाहिए थी, एक आउटफिट चाहिए थी, वो उसको बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ब्रिक बिल्डिंग्स, जो हम ये हाई स्ट्रीट शॉप्स में जाते हैं, ऑल द ब्रांड्स आर नॉट अवेलेबल, उसमें हमारे पास सारी की सारी ब्रांड्स नहीं होती हैं, सारी की सारी ब्रांड्स अवेलेबल नहीं होती एक छत के नीचे, ड्यू टू विच पीपल फेस डिफिकल्टी, जिसके कारण लोगों को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। बट एप्लीकेशंस लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट एंड Ajio हैज बिकम हैंडी, सो ऐसी जो एप्लीकेशंस है वो अभी हमारे पास काफी हैंडी हो गई हैं, हमारे लिए काफी अच्छी हो गई हैं, ईजी हो गई हैं। Not only people can buy anything, but they can avail this innovation anytime, ना कि लोग हर कहीं से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी टाइम इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ 24/7 अवेलेबिलिटी, क्योंकि हर चीज 24/7 अवेलेबल है। इसके साथ साथ
वेरियस पेमेंट मेथड्स एंड इंटरेक्टिव फेस्टिव ऑफर्स एनकरेज पीपल टू शॉप ऑनलाइन। इसके साथ साथ बार बार उनको ऑफर्स दिए जाते हैं, फेस्टिव ऑफर्स दिए जाते हैं, अलग अलग उनके पास पेमेंट मेथड्स है, इसके वजह से भी लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। सो हमने क्या किया, BP1 में सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के गुणगान गाए हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग क्यों अच्छी है, क्यों लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों उसकी पॉपुलैरिटी है। हम इसके साथ हमने क्या किया, अभी तक क्या किया, अग्री की हाँ इससे तो हाई स्ट्रीट शॉप्स बंद हो सकती हैं क्योंकि इतने सारे हमारे पास बेनिफिट्स हैं। लेकिन मैंने क्योंकि बोला था कि हाई स्ट्रीट शॉप्स कभी बंद नहीं हो सकती, अभी मुझे हाई स्ट्रीट शॉप्स के भी थोड़े ना थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स बताने पड़ेंगे, वो हम अपने BP2 में लिखेंगे, जिसके ऊपर हम लिखेंगे 30% टास्क। ऑन द अदर हैंड दूसरे तरफ क्या हो रहा है जी, ऑफलाइन मेथड ऑफ शॉपिंग विल नॉट एंड कम्प्लीटली, वो सारा का सारा शॉपिंग का मेथड नहीं खत्म हो सकता। ऑल्दो देयर विल बी इम्पैक्ट ऑन सेल्स, इम्पैक्ट पड़ सकता है सेल्स में भी, हमारी सेल्स कम हो सकती हैं, लेकिन वो एकदम खत्म नहीं हो सकता, उसका एंड नहीं आ सकता। पीपल हु कैन नॉट एक्टिवली यूज टेक्नोलॉजी, वो लोग जो टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से एक्टिवली नहीं यूज कर सकते, फाइंड शॉप्स बेटर, उनको शॉप्स अच्छी लगती हैं, बेटर लगती हैं, सिंस दे कैन चेक क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी देख सकते हैं, एंड एनालाइज द फिटिंग, वो वहां पर उसकी फिटिंग भी चेक कर सकते हैं। However, from online medium this is impossible to do, लेकिन अगर हम ऑनलाइन मीडियम की बात करें ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। Furthermore, मासीस कैन बार्गेन इन स्टोर्स, मासीस क्या कर सकते हैं, जो ये हाई स्ट्रीट शॉप्स होती हैं वहां पर बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा मोल भाव भी कर सकते हैं। वेयर एज इन ई शॉपिंग प्राइस इज यूजली फिक्स, लेकिन ई शॉपिंग में तो प्राइस फिक्स्ड है तो वो इसको प्रेफर ही नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस द रिटर्न पॉलिसी समटाइम्स डज नॉट वर्क बेटर ऑनलाइन, लेकिन कभी कभी हम ऑनलाइन में ना रिटर्न भी नहीं कर सकते अपना जो सामान होता है। बट इन स्ट्रीट मार्केट पब्लिक कैन रिप्लेस एनी आइटम विद ईज बिकॉज ऑफ रेगुलर एंड ट्रस्टवर्दी नेचर, क्योंकि वो हमेशा अक्सर वहां पर जाते रहते हैं, सो उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो किसी भी आइटम को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली विद ईज उसको कर सकते हैं। तो ये हमने क्या बोला, ये हाई स्ट्रीट शॉप्स के बेनिफिट हो गए, जिसके कारण जो कस्टमर्स हैं वो हाई स्ट्रीट शॉप्स में फिर भी बाय करेंगे करेंगे, ये हमने अपना BP2 मेंशन कर दिया यहाँ पर। अभी हम अपनी थीसिस को सॉरी कंक्लूजन को ऐड करेंगे। कंक्लूजन में हम अपने दोबारा से ओपिनियन को रीस्टेट करेंगे कि हमने क्या बोला था। इन द फाइनल एनालिसिस इट कैन बी डिड्यूस दैट, ऐसा बोला जा सकता है दैट ऑनलाइन शॉपिंग हैज मार एडवांटेजेस, कि ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस तो हैं, जिसकी वजह से हमने BP1 लिखा था। येट फिर भी आई क्लेम दैट स्टोर्स विल नेवर क्लोज, लेकिन मुझे लगता है कि स्टोर्स कभी भी बंद नहीं हो सकते। पीपल विल नेवर क्लोज एंड पीपल विल कंटिन्यू टू शॉप फॉर बेटर एक्सपीरियंस, ना तो स्टोर्स कभी बंद होंगे ना लोग बंद करेंगे, और पीपल भी वहां पर बेटर एक्सपीरियंस के कारण वहां पर शॉपिंग करेंगे ही करेंगे। सो दिस इज अ वे एवरीवन वी राइट डाउन टू व्हाट एक्सटेंट अग्री और डिसअग्री राइटिंग टास्क टाइप। हमने पहले अग्री और डिसअग्री किया था, उसमें हम 50-50 अप्रोच फॉलो कर रहे थे। हमने क्या किया था, यहाँ पर एकदम बैलेंस कर अपने BPs लिखे। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री में हमने 70-30 अप्रोच फॉलो की, एक में 3 पॉइंट्स दूसरे में 2 पॉइंट्स। दिस इज द वे वी परफॉर्म इट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ टास्क। अभी हमारे पास नेक्स्ट टास्क क्या है, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। डिट्टो सेम है ये हमारा, कैसे सेम है जी, उन्होंने बोला दोनों व्यूज डिस्कस करो, दैट मीन्स हमने अग्री भी कर दिया, हमने डिसअग्री भी व्यू डिस्कस कर दिया, फिर जो हमारा ओपिनियन है हम थीसिस में तो ऐड करेंगे, इसके साथ साथ कंक्लूजन में भी अपना ओपिनियन ऐड कर देंगे। सो सेम वे में हम ये वाला टास्क जो टाइप है इसको भी परफॉर्म करने वाले हैं। अभी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, सम पीपल बिलीव दैट, कुछ लोगों को लगता है इंक्रीजिंग टैक्स ऑन वेरियस इंडस्ट्रीज विल रिड्यूस पोल्यूशन, कि अगर हम टैक्स लगा देंगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर तो पोल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। वेयर एज, जबकि अदर्स बिलीव दैट, दूसरे लोगों को लगता है देयर आर बेटर ऑल्टरनेटिव वेज, कि हमारे पास और भी अच्छे तरीके हैं। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, आप दोनों व्यूज डिस्कस करो कि जी अगर हम टैक्स लगाएंगे तो क्या होएगा, और अगर हम बाकी स्टेप्स उठाएंगे तो क्या होएगा, और लास्ट में जी आप अपना ओपिनियन दीजिए। ये हमारे पास अभी टास्क है, हमें दोनों पॉइंट्स के ऊपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अगर हम अपना पोल्यूशन को टैक्स लगाएंगे तो क्या होएगा, और बेटर ऑल्टरनेटिव्स और क्या हो सकते हैं, हमें ये दोनों के बारे में प्लानिंग करनी पड़ेगी, और फिर हम अपना ओपिनियन जो है उसमें मेंशन कर देंगे। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो एवरीवन। अ हेल्दी एंड क्लीन एटमॉस्फेयर इज नेसेसरी फॉर द वेलबींग ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि हमारा टास्क पोल्यूशन के ऊपर है तो हमने एटमॉस्फेयर के ऊपर अपनी जर्नल लाइन लिख दी कि हेल्दी और क्लीन एटमॉस्फेयर तो सभी को चाहिए होता है। एज अ रिजल्ट, जिसके कारण अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्लेम्स दैट, एक सेक्शन सोसाइटी का ये बिलीव करता है
दैट इन ऑर्डर टू कर्टल पोल्यूशन, अगर हमने पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, अगर हमने पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अगर हम उसको कंट्रोल करना है, कर्ब करना है, कर्टेल करना है, ब्यूरोक्रेट्स का एवरीवन मीनिंग होता है जी गवर्नमेंट हैव टू लेवे हैवी टैक्स, ह्यूज टैक्स ऑन फैक्ट्रीज। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स जो है उसको लगाना पड़ेगा। वाइल जबकि others consider that this problem can be solved by many pragmatic approaches, बाकी लोगों को लगता है कि नहीं हमारे पास और भी बहुत सारे रीजंस हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, वेज है, टेक्निक्स है जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने दोनों ये स्टेटमेंट्स लिखकर अपने दोनों ये सेंटेंसेस लिखकर अपनी स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर दिया। अभी आगे जी टर्न हमारी थीसिस की। इन दिस ऐसे आई विल एक्सप्लिकेट बोथ व्यूज, मैं दोनों व्यूज को डिस्कस करूंगी, एंड माई ओपिनियन इन द अपकमिंग पैराग्राफ, और आने वाले पैराग्राफ में मैं क्या करूंगी अपने ओपिनियन को भी बता दूंगी। अभी BP1, अभी मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहला जो व्यू पॉइंट है टैक्स वाला उसको लिखने वाली हूँ। टू बिगिन विद, देयर आर मल्टीफोल्ड रीजंस ऑफ इम्पोजिंग टैक्स टू मिटिगेट पोल्यूटेंट्स इन एनवायरनमेंट, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें टैक्स इम्पोज करना चाहिए ताकि हम पोल्यूटेंट्स को मिटिगेट कर दे, रिड्यूस कर दे एनवायरनमेंट में से। द प्राइमरी वानी, सबसे पहले रीजन हमारा क्या है, इज लेस प्रॉफिट जनरेशन। पहला तो है जी हम प्रॉफिट ही क्या कर देंगे, अगर हमने टैक्स लगा दिया तो इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। सिंस इफ टैक्स इज इम्पोज्ड, अगर तो हमने टैक्स लगा दिया ऑन इंडस्ट्रीज के ऊपर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी काम, कोई भी चीज बनाने के लिए, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज ड्रामेटिकली, तो जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। हैंस जिसके कारण द रिवेन्यू विल बी लो, तो जो रिवेन्यू है, जो उनका प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टैक्स के कारण ज्यादा तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी और उनको प्रॉफिट अभी कोई मिलेगा नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उनका रिवेन्यू है, जो उनका प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा। टू एग्जाम्पलीफाई, टेक्सटाइल एंड पॉलीमर इंडस्ट्रीज यूज केमिकल्स, ये दोनों इंडस्ट्रीज केमिकल्स को यूज करती हैं, एज वेल एज डिस्पोज देम इन सराउंडिंग, और वो अपने आसपास ही उसको क्या कर देती हैं, फेंक देती है, डिस्पोज ऑफ कर देती है केमिकल को। दस टैक्स कैन रिड्यूस प्रोडक्शन, अगर हमने टैक्स लगा दिया तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, एंड राइज देयर कंसर्न, और जो उनकी चिंता है फिर वो इंक्रीज हो जाएगी। नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही चीज नहीं होगी, बट इट कैन एड टू मिनिमाइज कार्बन फुटप्रिंट्स, इसके वजह से जो कार्बन फुटप्रिंट्स है वो भी कम हो जाएंगे। दैट मीन्स की जो कार्बन इतनी ज्यादा जनरेट हो रही थी इस पोल्यूशन के कारण वो भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज ने यूज करना ही बंद कर देना हर एक चीज को। एज मोस्ट फैक्ट्रीज यूज कोल, ज्यादातर फैक्ट्रीज कोल यूज करती हैं एज देयर फ्यूल, अपने फ्यूल के लिए, विच एमिट कार्बन रिच स्मोक, जिसकी वजह से जो धुआं निकलता है वो एकदम कार्बन से पूरा भरा होता है। हेंस कार्बन रेट विल डिक्रीज, तो अगर हमने टैक्स लगा दिया फैक्ट्रीज ने बंद हो जाना है, फैक्ट्रीज ने कम कर देनी अपनी प्रोडक्शन और पोल्यूशन भी डिक्रीज हो जाना है। इन एडिशन थ्रू टैक्सेशन के थ्रू ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के वास्ते, अगर हमने टैक्स लगा दिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए, द क्वालिटी ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल विल इंप्रूव, ये पोल्यूशन कम हो जाएगा और सारी की सारी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है, इंडस्ट्रीज डायरेक्टली डिस्पोज देयर अनवांटेड वेस्ट मटेरियल इन वाटर बॉडीज और लैंड, एक तो इंडस्ट्रीज या तो सीधा पानी में हर सामान फेंक देती है या फिर वो लैंड में फेंक देती है। सो टैक्स इम्पोजिशन विल क्रिएट लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, लेकिन अगर हमने टैक्स ही लगा दिया ना पोल्यूशन को रोकने के वास्ते, पोल्यूशन अगर इंडस्ट्रीज ज्यादा मचा रही हैं तो टैक्स के कारण क्या है जी, टॉक्सिक सब्सटेंसेस ही कम हो जाएंगे, सो पोल्यूशन ही कम हो जाएगा। सो जिसकी वजह से जो टैक्स है हमें इंडस्ट्रीज के ऊपर लगाना चाहिए, ये हमने BP1 में मेंशन कर दिया। अभी हमारा BP2 है कि नहीं और भी अच्छे रीजंस है ना, और भी अच्छे वेज है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी क्या है। Alternatively, there are myriad other ways, हमारे पास बहुत ही अलग अलग तरीके हैं to solve the diversity of pollution, जिससे हम pollution problem को solve कर सकते हैं। Firstly, waste management system must be adopted in factories, पहले तो हमें factories में क्या करना पड़ेगा, waste को manage करना सीखना चाहिए। This will lead to proper disposal of waste, कि इससे क्या कर सकते हैं हम, garbage को, जो waste है उसको अच्छे तरीके से handle कर सकते हैं, dispose of कर सकते हैं। As the toxic substances will be treated before dumping, क्यों? क्योंकि वैसे तो हम डायरेक्टली फेंक देते थे, डंप कर देते थे, लेकिन अभी क्या होएगा, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हम अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। Hence, एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन कैन बी टैकल, जिसके वजह से अगर हमें इसको डिस्पोज करना आ गया तो हम जो ये पोल्यूशन मचा रहे थे जिस भी तरीके का, हम उसको कम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। Furthermore, the use of fossil fuels should be limited, हमें तो इंडस्ट्रीज को फॉसिल फ्यूल यूज ही नहीं करने देने चाहिए, उसके यूज को लिमिट कर देना चाहिए, बिकॉज दिस इज द मेजर कॉज ऑफ स्मोक इन द एटमोसफियर, क्योंकि इसके कारण सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन है वो मचता है, वो फैलता है।
Hence, if the non-renewable fuels such as coal, oil, petrol and diesel are avoided, अगर हमने ऐसे fuels को avoid कर दिया, then quality of air will improve, तो हमारा pollution ही solve हो जाएगा. इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज पब्लिक व्हीकल्स शुड बी ऑप्टेड इंस्टेड ऑफ प्राइवेट वन. अगर हम पोल्यूशन को अभी रोक ही रहे हैं तो हम व्हीकल्स को भी तो स्टॉप करें ना, हम उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक और पब्लिक व्हीकल्स यूज कर सकते हैं. Ultimately, traffic congestion will be mitigated and unnecessary fuel usage can also be controlled. So traffic भी कम हो गया और जो हम ऐसे बिना किसी वजह के हम अपनी गाड़ियों को चलता फिरता रखते हैं वो फ्यूल यूसेज जो है वो भी सारी की सारी कम हो जाएगी, उसको भी हम कंट्रोल कर लेंगे. सो ये हमने क्या मेंशन कर दिया कि हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं ना पोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए. सो हमने अपने BP2 में उसको एक्सप्लेन कर दिया. लेट्स एवरीवन नाउ मूव टू द कंक्लूजन. इन कंक्लूजन इट कैन बी डिड्यूस दैट, ये सब बोला जा सकता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिटीरियोरेटेड द इकोसिस्टम, कि ह्यूमन की एक्टिविटी से ही जो सारा का सारा ये इकोसिस्टम है ये खराब हुआ पड़ा है, ये डिटीरियोरेट हुआ पड़ा है. However, with conscious efforts and appropriate measures, लेकिन अगर हम अच्छे एफर्ट्स लें, कॉन्शियस एफर्ट लें और अच्छे तरीके के मेजर लें, अप्रोप्रिएट मेजर लें, अप्रोप्रिएट सोल्यूशंस लें, द क्रिटिकल इश्यूज ऑफ पोल्यूशन कैन बी रिजॉल्व. फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. Although the results will be hard to notice initially, लेकिन ऐसा है कि अभी अभी पहले पहले हमें रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे. Yet with constant initiative these will be achievable. लेकिन अगर हम हमेशा ही हर बार हर रोज कांस्टेंट रेगुलरिटी में ये चीज फॉलो करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज द वे वी राइट डिस्कस बोथ व्यूज. हमने 50% इसमें लिखा, 50% इसमें लिखा, देन वी गिव अवर ओपिनियन इन अवर कंक्लूजन. सो सेम जैसे हमने अग्री डिसअग्री टास्क किया था, डिटो उसी वे में हमने अपने डिस्कस बोथ व्यूज को टास्क को लिख दिया. नाउ वन लास्ट कैटेगरी एज वेल एवरीवन, इस वीडियो की लास्ट कैटेगरी, नॉट फॉर ऑल द वीडियोस एवरीवन. अभी हमारे पास सिंपल सा टास्क है, व्हाट इज योर ओपिनियन. क्वेश्चन में जो पिछला टास्क टाइप था उसमें उन्होंने दिखा था डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. इस वाले टास्क में सिर्फ है जी आप अपना ओपिनियन बता दो. अपना ओपिनियन क्या आएगा, या तो हम अग्री करेंगे या डिसअग्री करेंगे, हम दोनों करेंगे. सो इसको भी हम सेम वे में लिखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आपने अगर कंप्लीटली अग्री करना है तो आप BP1 और BP2 दोनों अग्री के ऊपर बना लोगे. अगर आप कंप्लीटली डिसअग्री कर रहे हो, BP1 BP2 दोनों डिसअग्री के ऊपर. अगर आप पार्शियल जा रहे हो कि मुझे ये भी अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा लग रहा है, तो आप BP1 और BP2 उसके अकॉर्डिंग लिखोगे. आप BP1 फिर अग्री के ऊपर, BP2 डिसअग्री के ऊपर. सो सेम वे में हम इस टास्क को भी लिखते हैं. फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ. स्टेटमेंट क्या है जी, सम पीपल बिलीव दैट आफ्टर 100 years लाइफ विल बी इजियर फॉर मोस्ट पीपल. ज्यादातर कुछ लोगों को लगता है कि 100 साल के बाद लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी. बाकी बोल रहे हैं नहीं नहीं पक्का नहीं पता, बाकी अनश्योर है, उनको नहीं पता कि ऐसा होएगा कि नहीं. आप अपना बताओ, आपका ओपिनियन क्या है. अभी मैंने क्या बोला, दिस ऐसे आई विल डिस्कस बोथ दीज फैक्टर्स इन डिटेल, कि मैं दोनों के बारे में बताने वाली हूँ. मुझे पता है कि ये चीज लाइफ क्या है, कंफर्टेबल हो जाएगी लेकिन ये फिर भी डिफिकल्ट भी होएगी. सो मैं इन दोनों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ. सो BP1 में मैंने बहुत सारे रीजंस बताए कि लाइफ इजी क्यों होएगी, क्यों टेक्नोलॉजी आ जाएगी, सारा का सारा काम इनोवेशन से हो जाएगा, सारा का सारा काम फुली ऑटोमेटेड होएगा, रोबोट्स वगैरह कर देंगे, ह्यूमन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, साइंटिस्ट ने मेडिसिन भी इन्वेंट कर लेनी है, लोगों की ज़िंदगी और बढ़ जानी है, हमारे पास फ्लाइंग कार्स और बसेज आ जानी है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाना है. सो लाइफ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, हेक्टिक कम होएगी और कंफर्टेबल ज़्यादा हो जाएगी. सो ये होगी टेक्नोलॉजी के कारण ज़िंदगी आसान. अभी हम बोले कि नहीं नहीं जिंदगी मुश्किल भी तो होएगी ना. मुश्किल क्यों होएगी, क्योंकि हमारे पास कंफर्ट तो होएगा लेकिन हैप्पीनेस या प्लेजर नहीं होएगा. क्यों, हमारे स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो गए लेकिन लोगों की डिफिकल्टीज नहीं ओवरकम होएंगी. क्यों, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा किसी भी काम में. सारा काम तो रोबोट्स वगैरह कर देंगे. हमारी लाइफ इंजॉयबल कैसे है, हम तो अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कर ही नहीं पा रहे ना. हम बहुत ज़्यादा अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड कर देंगे, हमारे रिलेशंस खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में जो इमोशंस हैं उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे. सो ऐसी लाइफ क्या है, इजी लाइफ थोड़ी ना, ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल लाइफ होगी ना. जिसकी वजह से मोर ओवर जो फ्यूचर है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज तो बचने नहीं है, सारा का सारा इन्वायरमेंट खराब हो जाना है, सब कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, वहाँ पर फ्लड्स आएंगे. सो अगर हमारा नेचर ही नहीं बचा तो हमारी लाइफ कहाँ से, बिल्कुल नहीं हुई ना. सो यहाँ से मैंने डिसअग्री कर दिया. सेम अगर आप नोटिस करो, अग्री और डिसअग्री टाइप टास्क ही मैंने इसको परफॉर्म कर दिया. इसमें मैंने बता दिया कि ह्यूमन की लाइफ इजी कैसे, इसमें मैंने बता दिया ह्यूमन की लाइफ डिफिकल्ट कैसे है. अभी मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ जी कंक्लूजन में. इन द फाइनल एनालिसिस आप इसको इन कंक्लूजन भी लिख सकते हो, इन माई ओपिनियन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. ऑल्दो नो वन कैन सी फ्यूचर, कोई भी इंसान फ्यूचर नहीं देख सकता, येट
फ्रॉम एक्सपीरियंसेस इट कैन बी प्रिडिक्टेड दैट, लेकिन एक्सपीरियंसेस से हम प्रिडिक्ट जरूर इसको कर सकते हैं। हैविंग एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रिगार्डिंग अपकमिंग सेंचुरी इज गुड, कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि 10 आने वाले जो 100 साल है वो अच्छे होने वाले हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। However, issues related to environment, artificial intelligence and relationships cannot be avoided। लेकिन जो हम प्रॉब्लम फेस करेंगे इन्वायरमेंट को लेके, रोबोट्स को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर, उस प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते। सो अगेन जो मेरा ओपिनियन था, मेरा ओपिनियन क्या था, इजी भी और मुश्किल दोनों होने वाली है। BP1 और BP2 मैंने उसके ऊपर लिखे, मैंने अपने कंक्लूजन में भी यही चीज़ बोली कि इजी होएंगी लेकिन मुश्किल भी होएगी। सो आपको अपना ओपिनियन नहीं चेंज करना कभी भी, आपको अपने ओपिनियन के बारे में एकदम सही रहना है, सॉलिड रहना है, स्ट्रांग रहना है, ताकि आपका एग्जामिनर बोले कि बच्चा ओपिनियन नहीं चेंज कर रहा। सो एग्जामिनर को प्रॉपर फुल फ्लेज क्लैरिटी आ जाएगी। सो एवरीवन, दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको ये सारी की सारी कैटेगरीज समझ लग गई होंगी। हमारे पास अभी सिर्फ 2 कैटेगरीज बची हैं, विच आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट प्लस द ओपन टास्क, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।